दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दो राज्यों जम्मू कश्मीर और हरियाणा की विधानसभा चुनाव के लिए जनता ने वोटिंग कर दी है। 8 अक्टूबर को यानी 3 दिन बाद फैसला आना है, मतगणना होनी है। लेकिन उसके पहले द ग्रेट इंडियन एग्जिट पोल तमाशा आप देख रहे हैं। कई बार ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो कई बार गलत भी साबित होते हैं। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों पर यदि भरोसा करें, जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं उन पर भरोसा करें, तो एक बात शीशे की तरह साफ होती है कि यदि ये एग्जिट पोल एक्चुअल पोल में बदलते हैं, यदि इनके अनुमान सही होते हैं, तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों, उनके एजेंडे को नकार दिया है। बात जम्मू कश्मीर से शुरू करें। राज्य का दर्जा डाउनग्रेड कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो राज्य के लोगों को इस पर आपत्ति थी। धारा 370 के सेक्शन बी को निष्प्रभावी किया गया, और इन दोनों मुद्दों को इस चुनाव में जो भी पत्रकार कवर करने गए, जनता से सीधे सीधे बातचीत की, तो साफ जाहिर हुआ कि इन दोनों मुद्दों को लेकर जनता में बहुत रोष है। और यह मैंडेट इस बात को तय करने जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी हुआ, धारा 370 के सेक्शन बी को निष्प्रभावी किया गया, वो सही है या गलत है। राज्य की जनता 5 अगस्त 2019 के एक्सरसाइज के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है। 90 सदस्यीय विधानसभा के एग्जिट पोल को देखें तो साफ जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस को बहुमत मिल रहा है। और इंडिया अलायंस से आगे बढ़कर के भी देखें, इंडिया अलायंस यानी मोटे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को मिलाकर। लेकिन थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो यदि इंडिया अलायंस के बहुमत में कुछ कमी रह गई तो इंडिया अलायंस का जो विस्तारित रूप माना जा सकता है, यानी गुपकर अलायंस, वो गुपकर अलायंस बहुमत के आंकड़े को छू लेता है। मोटे तौर पर यदि स्थानीय लोगों के एग्जिट पोल पर यकीन करें तो 90 सदस्यों की विधानसभा में 60 के करीब सीटें हर हालत में इंडिया गठबंधन के फेवर में जा सकती है या गुपकर अलायंस के फेवर में जा सकती है। लेकिन वहां एक दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है। 5 लोगों को एलजी के द्वारा यानी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि 90 सीटों पर चुनाव हुए और किसी गठबंधन ने, जो भाजपा विरोधी गठबंधन है, उस गठबंधन ने 46 सीटें जीत ली। कायदे से सरकार बनाने का दावा उसका हुआ। लेकिन विधानसभा में 5 लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। कोई पीओके से आएगा, कोई दूसरे सेक्शन से आएगा, वो गवर्नर करेंगे। तो क्या उन 5 लोगों के सहारे, नॉमिनेटेड लोगों के सहारे, उस परिस्थिति में मैंडेट बदला जाएगा? ये अपने आप में सवाल है। और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये लोकतंत्र के सामने एक बेहद विचित्र स्थिति होगी कि जनता के चुने हुए मैंडेट को क्या मनोनीत सदस्यों के सहारे पलट दिया जाएगा? देखते जाइए होता क्या है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो फिलहाल की परिस्थितियां हैं, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री पद के करीब बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में असली परिस्थिति तो तब होगी जब जनता का मैंडेट जो दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल में, उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पक्ष में गया, तो यही माना जाएगा कि धारा 370 के साथ जो छेड़छाड़ की गई, जनता ने उसे नकार दिया। तो क्या सेक्शन बी की वापसी करेगी सरकार? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के ऊपर भारत के संविधान में जो धारा 370 का सेक्शन बी हुआ करता था, क्या उसे पुनर्बहाल करेगी? और यदि पुनर्बहाल नहीं करेगी और जम्मू कश्मीर की नवगठित विधानसभा से कोई प्रस्ताव पारित होता है जिसमें 5 अगस्त 2019 की एक्सरसाइज की निंदा की जाती है या उसके पहले की स्थिति को बहाल करने की मांग की जाती है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार क्या मुंह दिखाएगी? जम्मू कश्मीर के लोगों को और इस देश के लोगों को यही दिखाएगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा के खिलाफ जाकर पॉलिटिकल स्टंट किया गया था। खैर, ये बात की बातें हैं। फिलहाल तो जम्मू कश्मीर के मैंडेट पर नजर रखिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू रीजन में अच्छा कर रही है, लेकिन कश्मीर में उसका नाम लेवा नहीं है। कश्मीर में ज्यादातर लड़ाई इंडिया अलायंस और दूसरे लोगों के बीच है। उस परिस्थिति को ध्यान में रखकर कि जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी का नैरेटिव 5 अगस्त 2019 के बाद होने वाले पहले असेंबली इलेक्शन में यदि धराशायी हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में जवाब देना पड़ जाएगा कि जो किया था वो गलत किया था।
दरअसल जम्मू कश्मीर का चुनाव और कुछ नहीं बल्कि धारा 370 के ऊपर जो भारत सरकार का, जो नरेंद्र मोदी सरकार का स्टैंड है, उस स्टैंड पर एक रेफरेंडम की तरह है, जनमत सर्वेक्षण की तरह है। जो भारत सरकार ने यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्य का दर्जा घटाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बनाया, उसके ऊपर एक जनमत सर्वेक्षण एक जनमत की तरह है। अब देखिए 8 तारीख को क्या आता है। लेकिन असल चुनावी बिसात तो हरियाणा में बिछ रही है। हरियाणा में अधिकांश एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े से ऊपर जा रही है। कोई 44 से 55 के बीच दे रहा है, कोई 55 से 70 तक भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हकीकत यही है कि अगर मोटा मोटी हरियाणा के जनमत को देखें तो हरियाणा में 50 से 70 के बीच कांग्रेस पार्टी पहुंच सकती है। 50 से 70 के बीच कहां रुकेगी, यह इस पर तय होगा कि जनतांत्रिक जनता पार्टी ने कितनी सेंध लगाई। यह इस पर तय होगा कि चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या आईएनएलडी का प्रदर्शन कैसा रहा। सारी चीजें इस पर तय होगी कि कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले वोट उसे 55 सीटों के आसपास रोकते हैं या 65-70 तक लेकर के जाते हैं। हरियाणा के चुनाव का अंदाजा तो उसी दिन हो गया था जब चुनाव प्रचार 3 अक्टूबर को खत्म हो रहा था और 1 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के चुनाव में दिखे नहीं। हरियाणा के चुनाव को एक तरह से छोड़ दिया गया। उसी दिन लोगों को लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी हताश हो चली है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने वाकई हताश किया है? 8 अक्टूबर को पता चलेगा। उसके पहले तो एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि वाकई हताश किया है। और जरा भारतीय जनता पार्टी की पिट्ठू बनी हुई गोदी मीडिया के कुछ चैनलों को देखिए। आमतौर पर जब वोटिंग होती है तो सुबह से दिखाया जाता है किसी भी चैनल पर कि वोटिंग चल रही है, इतने प्रतिशत वोटिंग हुई, लोगों में उत्साह ज्यादा है, लोगों में उत्साह कम है। बूथ पर जाकर मुद्दे की पूछताछ की जाती है पत्रकारों के द्वारा कि किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं। आज आपने कहीं बड़े बड़े गोदी चैनलों पर देखा क्या? गोदी चैनलों पर तो इजराइल चल रहा था। और जब गोदी चैनलों पर आज इजराइल चल रहा था तो मुझे आज से 6-7 साल पहले का वो दौर याद आ गया, क्योंकि जब जब उस दौर में नीरव मोदी की बात होती थी, जब जब नीरव मोदी का मुद्दा उठ करके सामने आता था, तब तब एक गोदी चैनल जो उस दौर में बड़ा गोदी हुआ करता था वो बगदादी को मारना शुरू कर देता था। उसके चैनल पे बगदादी फिक्स था कि जिस दिन नीरव मोदी का मुद्दा गरमाया उस दिन बगदादी आ गया। आज कोई बगदादी नहीं था, आज गोदी चैनलों ने इजराइल को उठा लिया था। तो यह भी अपने आप में एक एग्जिट पोल ही था कि हरियाणा ने किस प्रकार का मैंडेट दे रहा है। फर्क यही था कि नियम कायदों में बंधे होने के कारण शाम 6 बजे तक यानी वोटिंग खत्म होने तक हम लोग ये चीज खुलकर बोल नहीं सकते थे। लेकिन अब बोल सकते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर तो और बोल सकते हैं। और साफ जाहिर हो रहा है कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आ रही है। राहुल गांधी की मनपसंद सरकार वहां आ रही है। इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है, एक पार्टी के फोल्ड में आ रही है। हरियाणा में लोगों की एक ही दिलचस्पी है, सीएम कौन होगा। जैसे जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी बन रही है, दिलचस्पी वो नहीं है। दिलचस्पी यह है कि जम्मू कश्मीर में क्या 5 नॉमिनेटेड लोगों की द्वारा सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल होगा, ऐसा मैंडेट तो नहीं आएगा। या फिर जब क्लियर मेजोरिटी आ ही जाएगी किसी अलायंस को तो धारा 370 और केंद्र शासित प्रदेश के मुद्दे पर राज्य की विधानसभा से कैसा प्रस्ताव पारित होकर आएगा, इसमें लोगों की दिलचस्पी है। हरियाणा में इसके ठीक उलट है। हरियाणा में चुनाव के पहले भी लोगों की दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हरियाणा में लोगों की दिलचस्पी इसमें थी कि चुनाव के बाद सीएम कौन बनेगा। और इसमें हमारे दर्शकों की, आम मतदाताओं की दिलचस्पी नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री की भी दिलचस्पी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के चुनाव में कहा भी कि कांग्रेस पार्टी में 1 से ज्यादा सीएम पद के यानी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है 1 से ज्यादा काबिल लोगों का किसी पद के लिए मौजूद होना। यह एक एसेट होता है, बर्डन नहीं होता। यह एक पूंजी होती है और इस पूंजी को कांग्रेस पार्टी ने अपने पक्ष में भुनाया है। कम से कम एग्जिट पोल पर भरोसा करके तो यही कह सकते हैं, यदि भरोसा करते हैं।
नहीं करते हैं भरोसा तो 8 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए। हरियाणा में भूपिंदर सिंह हुड्डा, जो कांग्रेस पार्टी के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं, वो सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अब दिलचस्पी इसमें आकर टिक रही है। भूपिंदर सिंह हुड्डा यदि कांग्रेस पार्टी 60, 65 या 70 सीटें जीत जाती है, यूं कहें कि 60 के आंकड़े को पार कर जाती है, तो इस बात को लेकर दिल्ली में काफी मंथन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के भीतर मंथन चल रहा है कि क्या हुड्डा से आगे देखने की जरूरत है। बिल्कुल उसी तरह जैसे अघोषित तौर पर अभी हुड्डा का नाम फ्रंट पर है, सबसे आगे है, वैसे ही 2004 में अघोषित तौर पर सबसे आगे नाम किसी का था तो भजन लाल का था। भजन लाल ही चेहरा थे, भले घोषित नहीं हुए थे, लेकिन जब 90 में 67 सीटें मिल गई, 2/3 से ज्यादा सीटें मिल गई कांग्रेस पार्टी को, फिर उस वक्त मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की कांग्रेस आला कमान ने विधायकों के बीच हुड्डा को नेता चुने जाने पर अपनी सहमति जता दी। हुड्डा मुख्यमंत्री चुन लिए गए। भजन लाल नाराज हुए क्योंकि भजन लाल से आगे देखना चाहती थी कांग्रेस पार्टी। 3 बार पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को हरा चुके और 5 बार के सांसद भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए थे। भूपिंदर सिंह हुड्डा जिस तरह से मुख्यमंत्री बने, अगर उसी तरह का मैंडेट फिर आता है तो कांग्रेस पार्टी भूपिंदर सिंह हुड्डा से आगे देखेगी, हुड्डा परिवार से आगे देख सकती है। और उसमें वीरेंद्र सिंह का नाम है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का, रणदीप सुरजेवाला का नाम चल रहा है, कुमारी शैलजा का नाम चल रहा है। और राहुल गांधी के बयानों पर गौर करें कि हरियाणा में जो सरकार बनेगी किसी एक समुदाय की नहीं, सबकी सरकार होगी, सबको नौकरियां देगी। लेकिन क्या सबको राजनीतिक नौकरियां भी देगी, यानी मुख्यमंत्री पद भी देगी? यह इशारा तो नहीं था। क्या मुख्यमंत्री पद को जाट समाज के अंदर ही रखा जाएगा, लेकिन हुड्डा को या हुड्डा के बाहर, इस पर चर्चा होगी? या दलित समाज या किसी दूसरे समाज के बीच से मुख्यमंत्री लाया जाएगा, इस पर चर्चा होगी? नंबर बहुत कुछ तय करने वाले हैं और ये नंबर ही तय करेंगे कि तीसरी बार भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। हरियाणा में बहुतों की किस्मत कई बार बनते बनते बिगड़ी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की किस्मत भी एक बार बिगड़ गई थी। ठीक इसी तरीके से रणदीप सिंह सुरजेवाला के पहले शमशेर सिंह सुरजेवाला की किस्मत भी बनते बनते बिगड़ गई थी एक दौर में। तो क्या इस बार रणदीप सुरजेवाला की किस्मत भी बिगड़ेगी या इस बार उनके चांस बन रहे हैं? कई सारे ऐसे मसले हैं। अशोक तंवर की वापसी का मामला देखिए, अशोक तंवर वापसी किए हैं, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये बात कतई नहीं है। लेकिन जो हालात हरियाणा में बने हुए हैं, भूपिंदर सिंह हुड्डा तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो तभी उनके बनने की गारंटी दी जा सकती है जब थिन मेजोरिटी, बेहद साधारण बहुमत, जो 90 सदस्यों की विधानसभा में 46 सदस्यों का होता है, तो भाजपा कांग्रेस पार्टी यदि 46 से 48, 50, 52 इस आंकड़े में सिमटती है तो स्वाभाविक है कि सबसे ताकतवर गुट हुड्डा का है। कांग्रेस पार्टी को हुड्डा के सामने साष्टांग दंडवत होना होगा। कांग्रेस पार्टी को हुड्डा को ही चेहरा बनाना होगा। कैसे? जैसे बेहद साधारण बहुमत की स्थिति में, बेहद साधारण उंगलियों पर एक एक विधायक जहां कीमती था, राजस्थान में 2018 में सचिन पायलट की दावेदारी को नकार कर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग उनके समर्थक थे। अगर वही मैंडेट 200 सदस्यों की विधानसभा में 130, 35, 140 या 150 का होता तो अशोक गहलोत को कांग्रेस आला कमान तीसरी बार ताज नहीं देता, वो ताज सचिन पायलट को दिया जा सकता था। आज की तारीख में हरियाणा में वही स्थिति है कि हरियाणा में ताज किसे मिलेगा। हरियाणा में साधारण बहुमत की स्थिति में हुड्डा को ताज मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बड़े मैंडेट की स्थिति यदि बन गई, आंकड़े यदि 60 के ऊपर चले गए, 65, 70, 72 वहां तक चले गए, तो पसंद दिल्ली में विधायकों की भी होगी, राहुल गांधी की भी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी होगी और प्रियंका गांधी की भी होगी। राहुल गांधी की मंशा बहुत पहले से साफ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी की सदारत कर रहे थे, उस वक्त भी हुड्डा से आगे देखो उनकी एक अघोषित नीति की तरह थी। कामयाबी नहीं मिली थी,
लेकिन क्या इस बार हरियाणा के जनमत ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनी हुई एंटी इनकम्बेंसी ने डबल इंजन की सरकार से अग्निवीर, पेंशन, किसान का मुद्दा, इन सब मुद्दों पर बनी हुई नाराजगी ने क्या हरियाणा के में कांग्रेस पार्टी को इतने बड़े मैंडेट के मुहाने पर खड़ा कर दिया है जिससे राहुल गांधी हुडा से आगे देख सके? ये यक्ष प्रश्न है। लेकिन इतना जरूर है कि हुडा की ताजपोशी की एकमात्र उम्मीद जो बनती है वो बेहद साधारण बहुमत, किसी तरह लाया गया बहुमत, 2-4 सीटों का ही बहुमत की परिस्थिति जब उत्पन्न होती है उसी में हुडा के चांस दिखते हैं। अन्यथा हुडा के लिए परिस्थितियां विकट दिखती हैं। लेकिन परिस्थितियां तो नरेंद्र मोदी के लिए विकट होने वाली है, अमित शाह के लिए विकट होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के लिए विकट होने वाली है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अगले अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर जब सवाल है, अब तक भारतीय जनता पार्टी उसका निराकरण नहीं कर पाई है, नया अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव मुहाने पर खड़ा है, दिल्ली का चुनाव मुहाने पर खड़ा है। तो उस परिस्थिति में न तो महाराष्ट्र में हालात अनुकूल है, न तो दिल्ली में हालात अनुकूल है, और न ही झारखंड में हालात ऐसे हैं कि भाजपा गारंटी दे सके कि वो सत्ता में आ ही रही है। झारखंड में महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, इनसे बेहतर हालात झारखंड में जरूर हैं, लेकिन सत्ता में आने की गारंटी देने जैसे हालात नहीं बने हुए हैं। इनसे थोड़े बेहतर है। लेकिन जब हरियाणा निकल जाए हाथ से, जम्मू कश्मीर हाथ ना आए, महाराष्ट्र हाथ से निकल जाए, तो उस परिस्थिति में सबसे ज्यादा कसौटी पर किसी की लोकप्रियता जनता के बीच नहीं बल्कि पार्टी के अंदर होनी है। विमर्श की स्थिति पार्टी के अंदर खड़ी होनी है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात पर खड़ी होनी है कि क्या नरेंद्र मोदी से आगे देखने का वक्त आ गया है? क्या अमित शाह की चाणक्य नीति को अलविदा कहने का वक्त आ गया है? और क्या जेपी नड्डा के रूप में एक तथाकथित रबर स्टैंप अध्यक्ष से आगे बढ़कर एक ताकतवर और फैसले ले सकने वाले अध्यक्ष का वक्त आ गया है? कमजोर नरेंद्र मोदी आरएसएस की ताकत हो सकते हैं और मजबूत नरेंद्र मोदी सत्ता की ताकत हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यही है कि उसे किसी न किसी के रिमोट के हाथ में ही रहना है। कमजोर नरेंद्र मोदी की स्थिति में आरएसएस के रिमोट के हाथ में रहना है। मजबूत नरेंद्र मोदी की स्थिति में गुजरात लॉबी के हाथ में रहना है। बीजेपी के लिए, बीजेपी के वर्कर के लिए किसका रिमोट उसके लिए आरामदायक है, जहां थोड़ी बहुत उसकी सुन ली जाए, बस इसी संतुलन को साधने की कवायद चल रही है। हरियाणा ने अपनी तरफ से मोदी को कमजोर किया है, ये 8 तारीख को सामने आ जाएगा। महाराष्ट्र उस कमजोर हो चुकी पोजीशन को और ज्यादा कमजोर करने की स्थिति में जाएगा। अब आगे देखते रहिए कौन कितना कमजोर होता है, कौन कितना मजबूत होता है। इतना तो तय है कि इंडिया गठबंधन ताकतवर बन के सामने आ रहा है, और जब इंडिया गठबंधन ताकतवर बन के सामने आ ही रहा है तो संसद का शीतकालीन सत्र, और शीतकालीन सत्र में यदि सरकार किसी तरह घिसट पाने में कामयाब हो गई तो फिर बजट सत्र, अग्नि परीक्षा का दौर आ रहा है। इंतजार कीजिए अग्नि परीक्षा का, और देखते रहिए सियासत के चाल, चरित्र और चेहरे को कि कैसे करवट लेती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।